दोस्तों, आज ये आदमी दुखी बैठा है क्योंकि आज अचानक उसका भाई जल्दबाजी में ब्रुकलिन ब्रिज की ओर आता है और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो ब्रिज को क्रॉस करते हुए नदी में जंप लगाने और मरने की सोचता है। इतने में ही एक लड़की आकर उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और नदी में जंप लगा देता है। ये देख वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और ब्रिज से नीचे की ओर भागती है। अब आखिर वो आदमी कौन था और उसने आखिर ऐसा क्यों किया और बाद में उसका क्या हुआ, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि लाइफ की बिजी शेड्यूल में हम इतना खो जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गए और जब तक हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। आज की कहानी आपको ये बताएगी कि कैसे एक इंसान अपने इमोशंस के चलते जिंदगी में सबसे दूर होता चला जाता है और एहसास होने के बाद वो फिर से अपनों से बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता है। ये कहानी शुरू होती है साल 1989 से, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें हेनरी अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल एंजॉय कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये एक हैप्पी फैमिली है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं खुश हूं जो मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली। धीरे धीरे समय का पहलू बदलता है और आज हम ठीक 25 साल बाद फिर से हेनरी को देखते हैं, जो अब अक्सर सबसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और एक चिड़चिड़ा इंसान बन गया है। वो ट्रैफिक के बीच अपनी गाड़ी में बैठकर सोच रहा है कि लोगों को कोई काम नहीं होता, फिर भी उन्हें गाड़ी लेकर ट्रैफिक जाम करना है ताकि सबको परेशानी हो। और देखते ही देखते उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो गाड़ी में बैठकर अकेला ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि आज उसकी डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से वो काफी लेट हो चुका था। और जैसे ही हेनरी ट्रैफिक से निकलता है तभी उसकी कार एक टैक्सी से टकरा जाती है, जिसके कारण वो टैक्सी ड्राइवर से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि वो एक लॉयर है और वो उसका लाइसेंस सस्पेंड करवा देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कैब ड्राइवर किसी और देश से वहां काम करने आया था, जिसकी वजह से हेनरी उसे काफी बुरा भला बोलते हुए रेसिस्ट कमेंट करता है। अब हड़बड़ी में जब हेनरी हॉस्पिटल पहुंचता है तो लेट होने की वजह से उसे दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आज उसका डॉक्टर भी छुट्टी पर था और कोई दूसरा डॉक्टर उसको चेक करेगा। इस बीच हमारी मुलाकात डॉक्टर शैरन से होती है। शैरन आज काफी मायूस है क्योंकि उसका तो आज का दिन ही खराब चल रहा था। बीते दिनों उसकी बिल्ली की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी और आज सुबह हॉस्पिटल आते समय वो किसी और की कैट को देखकर भावुक हो जाती है। पर इतने में ही बस का टायर फट जाता है, जिसकी वजह से बस में किसी पैसेंजर ने उस पर कॉफी गिरा दी। निराश होकर आज वो हॉस्पिटल आती है और पेशेंट्स को चेक करना शुरू कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी टेंशन की वजह डॉक्टर फील्डिंग भी था, जिससे उसका अफेयर चल रहा था। डॉक्टर फील्डिंग एक शादीशुदा आदमी था, पर शैरन उसके प्यार में थी, जिसकी वजह से डॉक्टर फील्डिंग अपने काम भी शैरन पर ही डालकर खुद छुट्टी पर चला जाता और अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां एंजॉय करता था। और आज भी वो डॉक्टर फील्डिंग के पेशेंट्स को भी चेक कर रही थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे हर 15 मिनट में एक पेशेंट को चेक करना था। उसने सोचा कि वो डॉक्टर बनकर अपने पेशेंट्स की देखभाल करेगी, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो अक्सर एक्टिव रहने के लिए गोलियां लेने लगी थी। उसका अगला मरीज हेनरी है, जो कि वैसे तो डॉक्टर फील्डिंग का पेशेंट था, पर आज शैरन को उसे चेक करना था। मतलब उसका दिन और भी ज्यादा खराब होने वाला है और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही हेनरी उसे देखता है वो चिल्लाने लगता है कि उसने 2 घंटे डॉक्टर फील्डिंग के लिए इंतजार किया है और उनकी बजाय एक दूसरी डॉक्टर उसको चेक कैसे कर सकती है। लेकिन शैरन उसे शांत करती है और उसे उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे ब्रेन के पिछले हिस्से में ब्रेन एन्यूरिज्म नाम की बीमारी थी। शैरन उसकी रिपोर्ट्स देखते हुए उसे बताती है कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। शैरन हेनरी को फर्दर ट्रीटमेंट और एडवाइस के लिए किसी अच्छे न्यूरोलॉजी डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। अब हेनरी पूछता है कि अगर उसका इलाज किया जाए तो क्या वो बच सकता है, लेकिन शैरन कहती है कि ऐसा होने के बहुत कम चांस है, जिस पर हेनरी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए कितना समय बचा है। और वो इतना गुस्से में पूछता है कि जिस वजह से शैरन भी पैनिक हो जाती है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती। लेकिन हेनरी फिर भी उसे स्पेसिफिक टाइम बताने को लेकर उस पर चिल्लाता रहता है। शैरन घबरा जाती है। हड़बड़ी में उसकी नजर सामने पड़ी हुई मैगजीन पर जाती है, जिसे देख वो उससे कह देती है कि उसके पास बस 90 मिनट्स बचे हैं। हेनरी को यह सब बकवास लगता है। वो जाहिर करता है कि अभी शाम के 5 बजे है और वो 6:30 होने के बाद भी जिंदा रहेगा, और वो उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उस पर केस करने की बात कहकर रूम से बाहर चला जाता है। अब हॉस्पिटल से बाहर आने पर वो नोटिस करता है कि उसकी कार का टायर एक्सीडेंट की वजह से फ्लैट हो गया था, तो वो जल्दी से एक टैक्सी लेता है। कैब में बैठे हेनरी का सारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो सोचता है कि क्या हो अगर शैरन सच बोल रही हो।
अब यहाँ हमें हेनरी के गुस्सा कंट्रोल न कर पाने की वजह तो पता चल चुकी थी, पर हमें यह भी पता चलता है कि वो जिंदगी में इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया था। असल में 2 साल पहले उसके बड़े बेटे पीटर की मौत हो चुकी थी, जिस कारण अक्सर उसका उसकी बीवी से झगड़ा होता था। और उसका छोटा बेटा भी अब उससे ज्यादा बात नहीं करता था। उसे दुख होता है कि उसने कभी अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दिया और हमेशा अपने काम पर ही ध्यान दिया था। अब यहाँ हॉस्पिटल में शेरन को भी रियलाइज होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, तो वो बिना पल गवाए हेनरी को ढूंढने लगती है। लेकिन हेनरी वहां से जा चुका था। इसके बाद वो हेनरी के ऑफिस में कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। इतने में ही उसका सहयोगी जॉर्डन वहां आता है और उससे उदास होने की वजह पूछता है, जिस पर वो सारा सच जॉर्डन को बताती है। जिस पर जॉर्डन उससे जाहिर करता है कि इससे पहले कि शेरन का लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, उसे हेनरी को ढूंढकर हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। और अगर एक बार हेनरी एडमिट हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो वैसे भी डॉक्टर फील्डिंग का पेशेंट था। अब यहाँ हेनरी पूरी तरह से टेंशन में टैक्सी से उतरकर अपने ऑफिस में दाखिल होता है। यह एक लॉ फर्म है जो हेनरी और उसका भाई एरन मिलकर चलाते थे। यहाँ दाखिल होते ही उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि आज उसकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी और वो लेट हो चुका है। वो झट से ऊपर जाता है जहां उसका भाई एरन क्लाइंट्स के साथ बैठा था, लेकिन बातचीत के बीच में ही वो उन्हें टोकते हुए एक सलाह मांगता है और कहता है कि उसका एक क्लाइंट है जिसे आज पता चला कि उसके पास एक बीमारी की वजह से जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। तो उसे उस आदमी को क्या जवाब देना चाहिए। जिस पर वहां बैठा एक शख्स उसे बताता है कि उसे अपने क्लाइंट को यह सुझाव देना चाहिए कि इतने कम समय में तो उसे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए हेनरी ऑफिस में रखी अपनी फैमिली फोटो देखता है और उसे अपने फैमिली के साथ स्पेंड किए हुए खूबसूरत पल याद आते हैं। तो वो बिना एक पल गवाए अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकल जाता है। एरन उसे रोकता है और पूछता है कि तुम दिन भर बाहर घूमोगे तो काम कब करोगे। और उनका ऐसा कौन सा क्लाइंट था जो मरने वाला है, जिसके बारे में एरन को नहीं पता। एरन को यह लग रहा था कि आज हेनरी का काम करने का दिल नहीं था, इसीलिए उसने किसी झूठे क्लाइंट की 90 मिनट्स की स्टोरी बनाई होगी ताकि वो खुद 90 मिनट्स तक बाहर घूम सके। जिस पर हेनरी उसे सच नहीं बताता, बस कहता है कि उसे अपने बेटे और वाइफ की याद आ रही थी और वो उनसे मिलने जाना चाहता है। जिस पर एरन जाहिर करता है कि तुमने पिछले 2 साल से अपने बेटे और पत्नी के साथ लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं किया और आज अचानक तुम्हें उनकी याद आ गई और 90 मिनट काम से ब्रेक लेकर तुम उन दोनों के साथ आज ही रिश्तों में सुधार करने क्यों जा रहे हो। हेनरी जाहिर करता है कि वो आज उन्हें बहुत मिस कर रहा है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। जिस पर एरन नाराजगी के साथ कहता है कि तुम जाओ और वो खुद यहाँ रहकर सारा काम संभाल लेगा। इस बात पर हेनरी मुस्कुराता है और जाने से पहले एरन को गले लगा लेता है और बिना देरी किए टैक्सी ढूंढने लगता है। इसी दौरान वो अपनी सेक्रेटरी को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि उसके सारे पुराने दोस्तों को कॉल करके उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जल्दी से जल्दी इनवाइट करो। इसके तुरंत बाद हेनरी अपने फोन पर एक टू डू लिस्ट बनाता है जिसमें उसने 3 जरूरी काम लिखे जो वो करना चाहता था। पहला तो अपनी पत्नी से मिलना, इसके बाद खूब सारी शराब पीना और तीसरा अपने बेटे टॉमी के साथ रिश्तों में सुधार करना, जिससे उसने लंबे समय से बात नहीं की थी। इतना सोचते ही वो 1 साल पहले की यादों में खो जाता है, जब ठीक 1 साल पहले वो टॉमी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे जाहिर करता है कि वो उसकी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है ताकि वो अपने फादर और अंकल एरन के साथ लीगल फर्म में काम कर सके। लेकिन टॉमी वकील नहीं बनना चाहता था, उसका सपना एक डांस टीचर बनने का है। हेनरी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने पहले से ही उनके बिजनेस कार्ड को प्रिंट करवा लिया था, जिसमें उस पर 3 बार ऑल्टमैन लिखा हुआ था, जो कि उनका सरनेम था, एक हेनरी का, एक एरन का और एक टॉमी का। लेकिन टॉमी हेनरी को ही ब्लेम करता है कि हेनरी ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि आखिर वो लाइफ में क्या बनना चाहता था। जाते समय वो ये भी कहता है कि वो पीटर नहीं है जो चुपचाप उनकी बात मान ले। पीटर हेनरी के बड़े बेटे का नाम था जो अब इस दुनिया में नहीं था। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाते हुए टॉमी पर ऊपर से ही चिल्लाता हुआ दिखाई देता है और उस पर सारे बिजनेस कार्ड फेंक देता है, क्योंकि हेनरी मानता था कि उसकी बात ना मानकर टॉमी अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अब यहाँ हम फिर से शेरन को देखते हैं। वो हेनरी के ऑफिस जाने के लिए एक कैब का वेट कर रही थी कि तभी फिर से उसे जॉर्डन का कॉल आता है और वो शेरन को कुछ जरूरी जानकारी देता है। उसने बताया कि उसने अपने एक दोस्त को हेनरी के दिमाग की स्कैन रिपोर्ट्स दिखाई, जिसके बाद उसे पता चला है कि हेनरी के ब्रेन में पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है और शेरन से जाहिर करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो 90 मिनट से पहले ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। इसलिए वो जाहिर करता है कि शेरन को किसी भी तरह से हेनरी के मरने और खुद का करियर बर्बाद होने से पहले ही उसको ढूंढकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए मनाना होगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ये सुन शेरन को और ज्यादा चिंता होने लगती है। अब यहाँ काफी देर इंतजार करने पर भी हेनरी को टैक्सी नहीं मिलती,
इसलिए वो बिना समय गवाए पैदल चलते हुए अपने बेटे टॉमी को कॉल करता है। टॉमी का असिस्टेंट कॉल उठाता है और टॉमी से जिक्र करता है कि उसके डैड का कॉल आया है, लेकिन टॉमी बात करने से मना कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि टॉमी एक छोटी सी डांस क्लास चलाता है और जहाँ उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से हुई थी, जिसका नाम अडेला है। अब कहानी आगे बढ़ती है और फाइनली शेरन भी हेनरी के ऑफिस पहुंच जाती है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हेनरी थोड़े समय पहले ही बाहर गया है। इतने में ही एरन वहां आ जाता है। वो जाहिर करती है कि वो हेनरी से बहुत जरूरी बात करना चाहती है। ऐसे में एरन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद शेरन बताती है कि वैसे तो उसे अपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री उसके भाई के सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए, पर यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए वो एरन से खुलकर सारी बात जाहिर करती है और हेनरी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने को कहती है। ये सुन पहले तो एरन शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में अपने भाई के ट्रीटमेंट और शेरन की मदद के लिए फौरन मान जाता है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन हेनरी का कॉल बिजी आता है और एरन को मालूम था कि हेनरी अपने घर गया था, इसलिए अब वो दोनों बिना देरी किए हेनरी को ढूंढने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ हेनरी घर की ओर भाग रहा था क्योंकि उसे अपनी वाइफ से लास्ट टाइम मिलना था, इसलिए वो पहले तो रास्ते में से फूलों का गुलदस्ता लेता है और फिर पैदल ही अपनी पत्नी से मिलने जाता है। यहाँ घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी वाइफ बैटी, जो अपने पड़ोसी फ्रैंक के साथ चाय पी रही थी। अब हेनरी बैटी के सामने खुलकर बात नहीं करता और पहले तो फ्रैंक को जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, और टाइम कम होने की वजह से ये बात वो जोर से कहता है, जिससे बैटी गुस्से में पागल हो जाती है। वो जाहिर करती है कि उनके बेटे के मरने के बाद पिछले 2 सालों में उन्होंने अच्छे से एक दूसरे का हाल तक भी नहीं पूछा, तो आज अचानक हेनरी को उसका ख्याल कैसे आ गया। उनकी लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब बैटी गुस्से में ये तक कह देती है कि पिछले काफी टाइम से वो अपने पड़ोसी फ्रैंक को डेट कर रही है। गुस्से में वो इतना तक कह देती है कि काश तुम मर ही जाओ, वही बेहतर होगा। जिस पर हेनरी कहता है कि शायद आज उसकी विश पूरी हो जाए और गुस्से में घर से चला जाता है और फिर से अपने बेटे टॉमी को कॉल करने लगता है। कॉल वेटिंग के दौरान एक गाना बजता है जो हेनरी और उसके दोनों बेटों का फेवरेट सॉन्ग था, जिससे वो पुरानी यादों में चला जाता है और हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं जिसमें उनके घर पर एक पार्टी चल रही थी और उसी गाने पर हेनरी अपने बेटे टॉमी के साथ डांस कर रहा है। जल्दी ही उसका दूसरा बेटा भी पार्टी में शामिल होने के लिए आने वाला है। चारों ओर खुशी का माहौल है, लेकिन दरवाजे पर एक दस्तक से उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है जब 2 पुलिस वाले उनके बेटे पीटर के एक्सीडेंट की खबर उन्हें आकर बताते हैं। इतने में ही टॉमी का असिस्टेंट उसका कॉल पिक करता है, लेकिन फिर से वो उसकी टॉमी से बात नहीं करवाता क्योंकि टॉमी बात नहीं करना चाहता था, जिस पर हेनरी गुस्से से फट पड़ता है और अपना फोन ही तोड़ देता है। अब यहाँ ये दोनों भी एक कैब लेते हैं और 5 मिनट में उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जिक्र करते हैं, जिसके बदले वो $250 देते हैं, जो सारे पैसे एरन को देने पड़ते हैं क्योंकि शेरन जल्दबाजी में अपना पर्स हॉस्पिटल में ही भूल आई थी। अब जैसे ही एरन सीट बेल्ट लगाने वाला होता है कि वो कैब वाला तेजी से गाड़ी भगा देता है। अब जैसे ही वो दोनों हेनरी के घर पहुंचते हैं तो बिना देरी किए बैटी को सारा सच बयान करते हैं। बैटी को यह सुन काफी अफसोस होता है क्योंकि उसने गुस्से में हेनरी को काफी भला बुरा सुना दिया था और उसे भगा दिया था। तो वो हेनरी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल लग नहीं पाता क्योंकि हेनरी ने अपना फोन तोड़ दिया था। घर पर शेरन हेनरी की फैमिली फोटोज को बड़े ही गौर से देखते हुए निराश हो जाती है क्योंकि हेनरी के पास एक फैमिली थी, जबकि शेरन लाइफ में खुद बिल्कुल अकेली है क्योंकि उसके माता पिता का काफी सालों पहले तलाक हो चुका था और वो दोनों दूसरे स्टेट में रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हेनरी एक रेस्टोरेंट पर पहुंचता है जहां उसने अपनी सेक्रेटरी से अपने सभी पुराने दोस्तों के साथ पार्टी प्लान करने को कहा था। हेनरी अपने सभी दोस्तों से आखिरी बार मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड था, पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो निराश हो जाता है क्योंकि 25 लोगों को बुलाने पर सिर्फ एक ही आदमी वहां आया था, जिसका नाम बिक्स है, जो कि हेनरी का बचपन का फ्रेंड था, जिससे आज वह पूरे 40 साल बाद मिल रहा है। बिक्स उससे पार्टी की वजह पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो जल्द मरने वाला है और बिक्स काफी बातूनी इंसान था, इसलिए वो बिना रुके बस पुरानी स्कूल की बातें करना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में हेनरी से कहता है कि वो आज भी उससे नाराज है क्योंकि हाई स्कूल में हेनरी ने उस लड़की को डेट किया था जिसे बिक्स काफी पसंद करता था। ये बात सुन हेनरी कहता है कि वो मरने वाला है और तुम्हें 40 साल पहले की एक बात पर उससे आज लड़ाई करनी है, और गुस्से में उसे भी गालियां देते हुए वहां से निकल जाता है। शायद यह देख हेनरी समझ गया था कि दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो सच में हमारी वैल्यू करते हैं, बाकी सब तो अपने अपने मतलब के लिए हमसे दोस्ती करते हैं। बाहर आकर उसे फील होता है कि अगर वो पूरी कोशिश भी करे तो भी समय पर अपने बेटे टॉमी के पास नहीं पहुंच सकता, और ना ही टॉमी उससे फोन पर बात करना चाहता था, पर फिर भी उसे अपने बेटे को बताना था कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता था। इसलिए वो बिना पल गवाए एक स्टोर में जाता है और एक वीडियो कैमरा खरीदता है और वहां से चला जाता है।
खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और एरन को अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि हेनरी कौन से रेस्टोरेंट में था। और जब वो तीनों वहां जाकर चेक करते हैं तो हेनरी वहां से जा चुका था। अब एरन कहता है कि हेनरी शायद घर या ऑफिस जा सकता है, इसलिए वो बेटी को घर भेजकर खुद ऑफिस जाने का जिक्र करता है और शेरन से आसपास ढूंढने को कहता है। ऑफिस में पहुंचकर वो उसका इंतजार करने लगता है और बेटी घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने बेटे की डांस क्लासेस में कॉल करती है और सारा सच उसके सामने बयान करती है, जिसे सुन टॉम के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत अफसोस होता है कि मरने से पहले उसके डैड ने उससे 2 बार बात करने की कोशिश की, पर उसने अपनी जिद के चलते उनका दिल तोड़ दिया था। अब हेनरी को वीडियो कैमरा चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो वहां बैठे एक होमलेस आदमी से उसकी मदद करने को कहता है। बदले में वो उसे कुछ पैसे भी देगा। अब कैमरा चालू होते ही हेनरी अपने दिल की बातें जाहिर करना शुरू करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि पीटर की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था और वो टॉमी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगा था। वो आज भी अपने आप को कोसता है कि उस दिन पीटर ना मरता तो शायद उनकी जिंदगी आज बेहतर होती। उसने अपने दोनों बेटों को बराबर ही समझा है, लेकिन शायद वो कुछ बातें समय के साथ टालता गया और कभी जाहिर नहीं कर पाया। और जैसे ही हेनरी भावुक होता है तो उसके ब्रेन का स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बात करते करते ही और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हेनरी को होश आता है, तब तक वो होमलेस आदमी वहां से जा चुका था। शायद अब हेनरी को यह एहसास होता है कि परिवार टूटने की असली वजह उसका गुस्सा और ईगो ही था, क्योंकि एक सिंपल सी वीडियो रिकॉर्डिंग में वो बिना गुस्सा किए अपने बेटे से ये तक जाहिर नहीं कर पाया कि वो आज भी उससे प्यार करता है और अब शायद उसके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा था। अब यहाँ शेरन भी हेनरी को इतनी भीड़ में ढूंढकर परेशान हो गई थी। उसे भी अब एहसास होता है कि अगर वो डॉक्टर फील्डिंग से वन साइडेड प्यार ना करती तो शायद आज वो वहां उस सिचुएशन में ना फंसी होती। वो काफी परेशान थी और मन को हल्का करने के लिए वो अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम एक मतलबी तरह की इंसान थी। वो अपनी बेटी की एक भी परेशानी को ध्यान से सुनने के बजाय शेरन से कहती है कि क्या वो उसके लिए नकली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साइन करवा सकती है, क्योंकि उसकी मॉम को नशे की पिल्स लेनी थी। ये सुन शेरन और ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद वो कॉल काट देती है और हेनरी को ढूंढने निकल जाती है कि तभी अचानक उसे वो होमलेस आदमी दिखाई देता है जो हाथ में वीडियो कैमरा लिए हेनरी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। शेरन उसके पास जाकर उससे हेनरी के बारे में पूछती है, जिस पर वो आदमी बदले में शेरन से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन शेरन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसे अपनी सारी पिल्स दे देती है। इसके बाद वो बताता है कि हेनरी को उसने ब्रुकलिन ब्रिज की ओर जाते देखा था। ये सुन शेरन को समझ में आ जाता है कि जरूर हेनरी अपनी जान देने जा रहा होगा, इसलिए वो बिना देरी किए उस ओर भागती है। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ ब्रिज पर पहुंचते ही हेनरी अपनी पुरानी यादों में फिर से खो जाता है, जहां वो काफी साल पहले अक्सर उस ब्रिज पर आया करता था और टॉमी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता और उसके साथ डांस किया करता था। ये महसूस करते हुए वो काफी भावुक हो जाता है और शायद मानने लगा था कि उसने टॉमी को सपोर्ट करने की बजाय उसे काफी भला बुरा कह दिया था, जिसके कारण अब उसका बेटा उससे काफी दूर हो चुका था। इसलिए वो जिंदगी से हार मानकर नदी में जंप करने के लिए खुद को तैयार करने लग जाता है। तभी अचानक वहां शेरन आकर उसे रोकते हुए समझाती है कि वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं है। वो उसे बताती है कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा, जिस पर हेनरी उसे जाने को कहता है। लेकिन शेरन आखिरकार उसे सारा सच बताते हुए कहती है कि पिछले कई दिनों की वजह से वो खुद काफी परेशान चल रही थी और सुबह हेनरी के गुस्से की वजह से उसने गलती से 90 मिनट्स का जिक्र किया था, जिस पर हेनरी उसे टोकते हुए कहता है कि ये तो सच है कि उसे ब्रेन एन्यूरिज्म है और ये भी सच है कि आज नहीं तो कल वो मरने ही वाला है। उसकी बीवी और बेटा जब उसे देखना तक नहीं चाहते तो वो जी कर क्या ही करेगा। यह कहते हुए वो ब्रिज क्रॉस करने लगता है और एक आखिरी विदा लेते हुए जंप कर देता है। ये देख शेरन बिना समय गवाए नीचे की ओर भागती है और हेनरी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब पानी की लहरें हेनरी को डुबोती नहीं बल्कि साइड की ओर धकेल देती हैं, पर जैसे ही शेरन उसके करीब आती है तो हेनरी अचानक पानी में डूब जाता है। इतने में ही शेरन हेनरी को बाहर लाती है और बाहर आकर जब हेनरी की नजर खेलते हुए बच्चों और सनसेट पर पड़ती है तो उसे अब एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड कितना कीमती है और खुद की जान लेने की बजाय वो कितनी अच्छी चीजें कर सकता था। उसे एहसास होता है कि जिंदगी से मुंह मोड़कर वो एक कायर की तरह बर्ताव कर रहा था। वो अपनी घड़ी देखता है जो खराब हो चुकी थी, जिस पर वो शेरन से समय पूछता है। वो बताती है कि अभी 6:03 हुए हैं और कहती है कि उसे 90 मिनट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसने समय का गलत अनुमान लगाया था। हेनरी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शेरन का अनुमान बिल्कुल सही हो, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलने का जिक्र करता है
और अगर उसके बाद भी वो जीवित रहा तो वो शेरन के साथ हॉस्पिटल जाने पर भी सहमत हो जाता है। अब बिना देरी किए वो दोनों एक कैब लेते हैं, पर वो देखते हैं कि वह ड्राइवर गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्लो चला रहा था और वो दोनों भी भीगे हुए थे। इसलिए वो उसे हीटर चालू करने को कहते हैं, लेकिन वो हीटर के बजाय एयर कंडीशनर चालू कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये वही ड्राइवर था जिसकी आज सुबह हेनरी से टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से वो ड्राइवर अपना बदला ले रहा है। हेनरी उसे जल्दी चलने को कहता है क्योंकि उसके पास समय नहीं है, पर वो ड्राइवर हेनरी के साथ बहस करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उन पर चीली स्प्रे करने की कोशिश करता है। तभी अचानक हेनरी उसके हाथ को काट लेता है और शेरन उसका स्प्रे छीनकर उल्टा उसी पर मार देती है। फिर वो हेनरी को कार में बैठने को कहती है और वो दोनों उसकी टैक्सी चुराकर भाग जाते हैं। कैब में हेनरी को लग रहा था कि अब उसके पास जिंदगी के आखिरी 10 मिनट ही बचे हैं, इसलिए वो इमोशनल होकर शेरन को अपने परिवार की कुछ खूबसूरत यादें सुनाता है जिन्हें वो आज तक मिस करता आया है। बातें करते हुए वो इतना भावुक हो जाता है कि अपनी पुश्तैनी वॉच शेरन को देते हुए उसके शोल्डर पर सिर रख देता है। इसके बाद हमारी नजर फिर से टॉम पर जाती है, जो फिर से अपने डैड को कॉल करते हुए दिखाई देता है, लेकिन हेनरी का फोन टूट जाने की वजह से उसका संपर्क नहीं हो पाता और टॉम को लगता है कि शायद अब उसके डैड का समय पूरा हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए वो दुखी मन के साथ वापस अपनी क्लासेस में जाकर उनका फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए अकेले बैठकर अपने डैड को याद करता है। अब ठीक 2 मिनट बाद फाइनली वो दोनों भी समय रहते टॉम की डांस क्लासेस के नीचे पहुंच जाते हैं। हेनरी अब गाड़ी से उतरता है और वहां मौजूद विंडो की तरफ देख वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसके आखिरी समय में टॉमी उसे माफ करेगा या नहीं। वो अब ऊपर टॉमी के पास जाता है। वहां टॉमी हेनरी की याद में वही सॉन्ग सुन रहा था। वो अचानक हेनरी को वहां देख शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेनरी टॉमी से उसी सॉन्ग पर एक आखिरी बार डांस करने को कहता है। वो दोनों डांस करना शुरू करते हैं और पूरे 2 साल बाद टॉमी अपने डैड को गले लगाता है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है और हम देखते हैं कि शेरन की बात मानकर हेनरी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है और हमें पता चलता है कि हेनरी आज तो नहीं मरने वाला था। वो अपनी लाइफ को ठीक 8 दिन और एंजॉय करता है। इन 8 दिनों में हेनरी अपने बेटे टॉमी और एरन के साथ फिर से जिंदगी की यादों को ताजा करता है और इन 8 दिनों में वो एक बार भी गुस्सा नहीं होता और उसके बाद दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। अब हेनरी की मौत के बाद शेरन भी अपनी नौकरी छोड़ देती है और एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक ज्वाइन करती है, जहां वो लोगों को ठीक कर उनकी अच्छे से मदद कर सकती है, क्योंकि ऐसा वो हमेशा से ही चाहती थी। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो सभी हेनरी की अस्थियां ब्रुकलिन नदी में बहा देते हैं और इसी दौरान फेरी का कैप्टन उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए बुरा भला कहता है, लेकिन आखिर में वो सभी हेनरी की तरह उसे डांटते हुए जवाब देते हैं। हेनरी तो शायद चला गया था, पर उसके सभी दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। शेरन को अब उसका अकेलापन खलता नहीं था, क्योंकि उसके पास अब बात करने के लिए एरन था। टॉमी भी खुश था क्योंकि उसने आखिरी समय में अपने पिता के साथ अच्छा समय स्पेंड किया था और बेटी भी अब फ्रैंक को डेट कर रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से में कही गई बातें भले ही दिल को दुखाएं, मगर जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वही पल और वही लम्हे हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। तब समझ आता है कि गुस्सा तो पल भर का था, पर उस इंसान की कमी जीवन भर महसूस होती है। इसलिए आप भी सभी से प्यार कीजिए और जिंदगी में गिले शिकवे मिटाकर खुश रहिए।